वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए 5वीं क्लास का गणित का मॉडल पेपर 2026 जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2026 है। और इसमें विषय कक्षा दे रखी है। और इसमें देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रफ कार्य की जगह दी जाएगी, ठीक है। और जो भी काम करना हमें पेपर में ही करना है, इसके लिए हमें कोई कॉपी अलग से नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे रफ काम करना है। और यहाँ पे आपके अंक बाहर भी दे रखे हैं, जैसे कि पहला आकृति एवं स्थान की समझ, ये 21 नंबर का है, ठीक है। तो इसका हम पहले सवाल को अब हल करते हैं। तो दीवार के सहारे सीढ़ी लगाने पर सीढ़ी तथा दीवार के मध्य बनने वाला कौन होगा। देखो, हम आपको समझाएंगे सीढ़ी के माध्यम से। तो देखो, मान लो ये हमारी ये दीवार है, ये हमने मान लो यहाँ पे एक दीवार बना दी। रफ कार्य यहाँ पे कर सकते हो इसको, हम आपको यही समझाने के लिए कर रहे हैं। ये मान लो दीवार है और ये हमारी क्या है, ज़मीन है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक सीढ़ी लगा दी। तो अब देखो, इस प्रश्न में पूछा है सीढ़ी तथा दीवार, ये सीढ़ी तथा दीवार, इनके बीच में जो ये कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको पता है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। सीढ़ी और दीवार के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 का ए सही है हमारा, ये हो जाएगा ए। और यहाँ पे ब्रैकेट में भर देंगे ए, ये भरना भी आपको ब्रैकेट के अंदर, यहाँ ब्रैकेट मिलेगा आपको और यहाँ पे भरना है ए। इस तरह से आपको प्रश्न को करना है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये बोर्ड का पेपर ये है आपका, इस तरह का पेपर ही आएगा आपको। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ 1 सेमी गुणा 1 सेमी खानों वाला एक ग्रिड दिया गया है। इस ग्रिड पर 5 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई का एक आयत बनाकर उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, हमें समझना है, इसमें 1 सेमी का मतलब हुआ इस खाने की जो लंबाई है 1 सेमी है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी कितनी है, 1 सेमी, ठीक है। इस तरह के खाने हैं जो लंबाई भी 1 सेमी और चौड़ाई भी 1 सेमी है, इस तरह से प्रश्न में दिया है। अब हमें 5 सेमी लंबाई, अब हमें 5 सेमी लंबाई लेनी है। तो 5 खाने ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 खाने ले लिए हमने। देखो, ये 1 2 3 4 और ये 5 खाने हो गए। और 4 सेमी चौड़ाई, और चौड़ाई के कितने लेने, 4 सेमी। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ तक लेना हमें। तो यहाँ तक हमें ये ले ली 4 सेमी चौड़ाई। और अब इनको आयत बना देते हैं। देखो, आयत बन गई है, ये हमारी आयत बन गई है। और अब हमें क्या करना है, इसमें 5 सेमी ये लिख देते हैं, 5 सेमी। इस आयत की लंबाई कितनी है, 5 सेमी। और इसमें चौड़ाई दे रखी है 4 सेमी, तो यह लिख देते हैं 4 सेमी, ठीक है। 5 सेमी लंबाई, 4 सेमी चौड़ाई होगी। अब हमें एक आयत बनाकर उसका परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना, आयत का पहले परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप का सूत्र मैं आपको क्लास के अंदर याद कराया था आपको। तो आयत का परिमाप, देखो, आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, आपको याद भी कराया था हमने क्लास के अंदर, 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है, जो कि आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसको याद कर लेना। आयत का परिमाप निकाल रहे हैं तो हमारे पास देखो 2, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बराबर, और उसके बाद कितने, 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। लंबाई, और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। लंबाई हमारे पास कितनी, 5 सेमी, तो यह लिखेंगे 5, फिर प्लस का निशान है तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। चौड़ाई कितनी हमारे पास, 4 सेमी, तो यहाँ लगाएंगे 4। और आगे करते हैं तो इसको 2 ब्रैकेट घटाएंगे, गुणा लगा देंगे, ब्रैकेट घटाएंगे तो 5 और 4 होते हैं 9, बराबर 9 दूनी 18, ये हो गया 18। इसका परिमाप आ गया हमारा 18 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 18 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे पहले तो यहाँ लिखेंगे आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, ये हमें याद होना चाहिए। हम आपको याद भी कराया था, आयत का भी कराया था, वर्ग का भी कराया था, आपको क्लास के अंदर कराया था। बच्चों आपको याद होना चाहिए ये सूत्र। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास है 5 गुणा में चौड़ाई हमारे पास है 4, 5 चौके 20। अब ये क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेमी या वर्ग मीटर में होती है, तो ये हो गया 20 वर्ग सेमी। ठीक है, ये वर्ग के ऊपर निशान भी लगाना होता है। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर में होती है, तो 20 वर्ग सेमी ये हमारा उत्तर हो गया। और ये देखो प्रश्न भी आपको 3 और 3 6 नंबर का था, यानी 3 नंबर इसके मिल जाएंगे, 3 नंबर इसके मिल जाएंगे। इस तरह से आपको ये सवाल करके आना है। तो आपके 2 सवाल कंप्लीट हो गए बोर्ड की परीक्षा के लिए, आपके 6 नंबर पक्के। और इससे पहले हमने 1 नंबर पहले पक्का कर लिया था, तो इस तरह से आपके 7 नंबर पक्के हो गए। तो अब हम सवाल नंबर 3 को करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, दी गई त्रिविमीय आकृतियों का समतल पृष्ठीय जाल बनाइए। देखो इसमें हमें केवल इनके नाम लिखने हैं। जो आकृति दी है 3D में ये आकृति, इनका हमें नाम लिखना है। देखो ये किसकी आकृति है, बेलन, तो यहाँ लिख देंगे अंशोर में बेलन। ठीक है, इनका केवल हमें नाम लिखना है। ये देखो किसकी आकृति है, ये डब्बे जैसी आकृति है, तो घनाभ की आकृति है, तो यहाँ लिख देंगे घनाभ। और ये किसकी आकृति है, देखो ये शंकु टाइप में है, तो ये है शंकु की आकृति। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 हो गया, यानी शंकु की आकृति। अब प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, जो हमारे पास नक्शा दे रखा है। दिए गए भवन के नक्शे को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें देखो ये तो मुख्य द्वार है, ठीक है, और इसमें कुछ संकेत दे रखे हैं। देखो ये जो चिन्ह है ये दरवाजे का है, और ये वाला चिन्ह है डोर यानी खिड़की का है। और नक्शे में 1 सेमी बराबर 1 मीटर मानना है हमें। जो ये नाप दे रखी है सेमी में दे रखी है, इसको मानना है हमें 1 मीटर में, यानी 1 सेमी बराबर 1 मीटर मानना है हमें। तो अब हमें देखो ये प्रवेश द्वार है, ये बैठक है, ये रसोई घर है, और ये हमारा शयन कक्ष है, और ये भी शयन कक्ष है। और देखो ये दिशा है, ये दिशा हमें पता है सबसे ऊपर होता है एन, ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नीचे होती है एस यानी दक्षिण दिशा, और इधर होती है ईस्ट यानी पूर्व दिशा, और ये होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। अब हमारे पास प्रश्न पूछा गया है, मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बैठक कक्ष कौन सी दिशा में होगा। तो देखो ये पहले नक्शा देख लेते हैं। ये हमारा नक्शा रहा कि हमारे पास मुख्य द्वार ये है, और यहाँ से प्रवेश करते हैं तो बैठक हमारे ये बैठक है, कौन सी दिशा में होगी ये हमने बताया था। ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, और दाई तरफ होती है पूर्व, और ये होती है पश्चिम, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से दिशा होती है ये। तो ये मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो बैठक हमारी इस दिशा में आ रही है, यानी कि ये कौन सी दिशा थी, साउथ यानी दक्षिण दिशा, तो हम लिख देंगे दक्षिण दिशा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा। तो यह लिख देते हैं दक्षिण दिशा, यानी बैठक हमारी दक्षिण दिशा में होगी। तो अब हमारा दूसरा प्रश्न है, रसोई घर की लंबाई मीटर में बताइए। अब हमें रसोई घर की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है मीटर में। तो देखो ये हमारा नक्शा है, दोबारा देखते हैं नक्शे को, और इसमें हमने देखनी है रसोई घर की लंबाई। देखो ये हमारी क्या है, इसको मान लेते हैं लंबाई, और ये होगी चौड़ाई। तो इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, देखो ये हमारी 8 सेमी, और हमें पता है 1 सेमी बराबर 1 मीटर होता है, तो 8 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे रसोई घर की लंबाई होगी 8 मीटर। इस तरह से ये हो गया हमारा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, भवन में खिड़कियों की कुल संख्या कितनी है। अब हमें खिड़कियों की संख्या गिननी है। इस नक्शे में देखते हैं कि इसमें खिड़कियाँ कितनी है। तो पहले खिड़कियों के समझते हैं। देखो हमारे पास संकेत दे रखा है, खिड़कियों को समझने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, संकेत है। तो संकेत हमारे पास ये रहा संकेत हमारा, ये खिड़की का संकेत है, ये वाला निशान। तो खिड़कियों के गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, और ये होगी 9, और ये हो गई 10, और ये होगी 11। ठीक है, ये हमारी 11 खिड़की होगी। और देखो कोई खिड़की रह तो नहीं गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10 और ये 11, 11 खिड़की है, तो इसके उत्तर हो जाएंगे 11। तो यहाँ पे लिख देंगे 11 खिड़कियाँ, 11 खिड़कियाँ, 11 खिड़कियाँ इसके हो गए। भवन में खिड़कियों की संख्या 11। ठीक है, ये हो गए आंसर। अब हमें प्रश्न नंबर इसी का प्रश्न नंबर 4 करेंगे। आपको दिख नहीं रहा था, तो 11 खिड़कियाँ इसके उत्तर हो गए। अब हमें निकालना है प्रश्न नंबर 4, भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमें देखना है किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हम इसको चित्र को लेते हैं, यहाँ पे नक्शा है, इसको देखते हैं सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो उसको हम निकालेंगे। तो अब देखो हमारा इससे पता लग रहा है, देखने से पता लग रहा है, देखो इसमें 16 और ये 16, यानी कि सबसे ज़्यादा बैठक कक्ष का है। ठीक है, बाकी छोटे लग रहे हैं, क्षेत्रफल देखने से पता लग रहा है ये वाला सबसे बड़ा है, तो ये हो जाएगा बैठक कक्ष। तो यहाँ लिख देंगे बैठक। भवन में किस कक्ष का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे बैठक कक्ष। ये हो गया इसका आंसर है बैठक कक्ष, ये हो गया आंसर। अब करते हैं प्रश्न नंबर 5 को हल। 5वां प्रश्न है 69,079 को अंकों में लिखा जाएगा। तो अंकों में लिखने के लिए देखो इनमें से ये तो नहीं हो सकते, तो ज़्यादा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है, जबकि 69,000 लेने हमें तो। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, ये तो सही है, लेकिन ये कितने हैं, 79,000 चाहिए हमें। ये कितने 69,000 है, तो 79,000 ये सही हो जाएगा से, यानी 69,079 ये हो जाएगा। इसमें 5 का से, और यहाँ पे भर भी देंगे से, इसका उत्तर हो गया से। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, 3 रोटियों को 5 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटियों को कितना हिस्सा मिलेगा। यानी कि हमारे पास देखो 3 रोटियाँ है, तो 5 बच्चों में बांटना है, तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/5 दे, इसका हो जाएगा उत्तर दे। तो यहाँ पे भर देंगे दे। अब हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाएंगे। तो देखो दशांश का मतलब होता है 10, तो दशांश मतलब ये पूर्ण इकाई बन जाएगा, इसमें हो जाएगा उत्तर से 10। तो इसका उत्तर भर देते हैं यहाँ पे से। ठीक है, दशांश का मतलब 10 ही होता है। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, अंकों 4, 6, 0, 7, 2 में से प्रत्येक अंक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, तो सबसे पहले बड़ी में सबसे पहले जो सबसे बड़ा अंक है उसको लेंगे 7, सबसे बड़ी संख्या होगी 7। उसके बाद लेंगे 6, उसके बाद लेंगे 4, और उसके बाद लेंगे 2, और उसके बाद आएंगे हमारे पास 0। तो ये होगी सबसे बड़ी संख्या 76,420। अब सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो इसमें 0 है, तो 0 में सबसे पहले नहीं ली जाती 0, तो उससे बड़ी कौन सी 2, तो सबसे पहले लेंगे 2, और उसके बाद ले लेते हैं 0, और उसके बाद है हमारे पास 4, 6, 7, 4, 6, 7, तो 20,467। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या होगी और ये सबसे बड़ी होगी। इस तरह से ये इसके आंसर हो गए। अब प्रश्न नंबर 8 का सेकंड सवाल करते हैं। अब 8वें का सेकंड सवाल को करते हैं। 8वें के सेकंड सवाल है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखी। अवरोही का मतलब होता है यानी कि घटते क्रम में, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी। ये सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, देखो 53, 53, 53, 53, ये 54, सबसे बड़ी होगी 54। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 54,371। तो यहाँ पे लिखते हैं 54,371। उसके बाद में लिखते हैं 53, 53 और 53, 741, ये होगी 53,741। और उसके बाद होगी 53,714, 53,714। और इसके बाद होगी 53,471, 53,471। ठीक है, इस तरह से इनका अवरोही क्रम हो गया, यानी बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, अब हम इसका अगला सवाल है हमारे पास
अब हमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही क्रम में होता है यानी पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से लिखना है आरोही क्रम में। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या देखते हैं पहले कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास होगी देखो 70,000, ये भी 70,000, ये 50,000, ये 5,000। सबसे छोटी संख्या ये 5,007। तो इनको लिखेंगे 5,007। उसके बाद में देखो कौन सी बड़ी संख्या है, 70,000 है, ये 70,000, 75, 50,000, ये 77,000। तो 50,000 ये इससे बड़ी होगी, 50,770 उससे बड़ी होगी। और उससे बड़ी देखते हैं 50,000 के बाद 70, ये भी 70 है, ये 77 है। तो इससे बड़ी होगी ये वाली 70,075, 70,075। और उससे बड़ी होगी 70,735 और ये है 77,000। तो 70,735 उससे बड़ी होगी 70,735। और सबसे बड़ी इसमें होगी 70,735 के बाद है ये वाली 77,057। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे 77,057। इस तरह से हमें सवाल करना है। ये 8वां सवाल था। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 9 है। ये संक्रियाओं की समझ कर रहे हैं, ये 25 नंबर का है। तो प्रश्न नंबर 9, खाली बॉक्स में सही संक्रिया, यानी कि हमारे पास इनमें से सही संक्रिया बतानी है। अब देखो 368 को हम क्या करें 0 से, ताकि 0 आ जाए। तो हमें पता है 368 को हम गुणा करेंगे, ठीक है। 0 से तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, गुणा का निशान। और गुणा का निशान कहाँ है, बै में। तो ये हमारा बै हो जाएगा सही, और यह ब्रैकेट में जाएगा बै, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10 को। अब प्रश्न नंबर 10 है, हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत एक गांव में 5,662 बबूल और 8,707 नीम तथा 3,008 शीशम के पेड़ लगाए गए। बताए उस गांव में कुल कितने पेड़ लगाए गए। देखो जहाँ पे कुल आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है इन सभी को जोड़ना। तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ दें, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5,662। तो यहाँ लिखते हैं 5,662। उसके नीचे लिखते हैं 8,707, 8,707। उसके बाद है 3,008, उसके बाद आएगा 3,008। इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखो 7 और 2 9, 9 और 8, 9 और 8 हो गए 17, 17 को 7 हासिल पाई 1, 6 और 1 हासिल 7। और इधर हो गए 7 और 6, 7 और 6 हो गए 6 से 12, 13, 13 को 3 हासिल पाई 1। और यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास 5 और 8, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 17,377। ये हमारे हो जाएंगे उत्तर 10वें सवाल के। अब सवाल नंबर 11 है हमारे पास, एक न्यूनयन पूर्वेन तथा परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। देखो एक न्यूनयन पूर्वेन का मतलब होता है एक कम। तो देखो अब 3 में से 6 घटाएंगे, 3 में से 6 नहीं घट रहे, तो 3 में 6 नहीं घटेंगे तो यहाँ से लेंगे हासिल। तो हासिल लेंगे तो 4 का एक न्यूनयन पूर्वेन हो जाएगा, यानी कि एक बिंदी लग जाएगी। इसका मतलब हो गया ये कम हो गया 1, यानी 3 बचाया। और एक हासिल यहाँ 13 आ गए, हासिल आई 13 बन गए। 13 में से 6 गए तो 13 में से 6 गए तो बचेंगे 7, ठीक है। और यहाँ पे 3 बचे, और 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो एक हासिल लेंगे, तो एक हासिल लेंगे तो 8 के नीचे एक न्यूनयन पूर्वेन हो जाएगा। तो अब एक हासिल इधर आ गई तो 13 बन गए। 13 में से 7 गए तो 13 में से 7 गए तो बचेंगे यहाँ पे 6। और इधर यहाँ पे एक न्यूनयन पूर्वेन हो गया था, तो एक न्यूनयन पूर्वेन का मतलब होता है एक कम, यानी 7 बच रहे। 7 में से 3 गए तो 7 में से 3 गए तो बचेंगे 4, यानी 467, ठीक है। 467 ये होगी 11वें के आंसर। अब प्रश्न नंबर 12 है, योगेश का वेतन 18,600 रुपये प्रति माह है, यानी प्रत्येक महीना, यानी हर महीने उसको 18,600 रुपये मिलते हैं। तो एक वर्ष में उसका कुल वेतन कितना होगा। देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और एक महीने में कितने मिल रहे हैं, 18,600। तो हम 12 को 18,600 से गुणा कर देंगे। तो यह लिखेंगे 18,600 गुणा में 12,
ठीक है, आपको 12 का पाड़ा आता है तो सीधा 12 से गुना कर दो। अगर 12 का पाड़ा याद नहीं है तो आप 2 का करो पहले, फिर 1 का करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा इसको 2 से करते हैं पहले, है ना, क्योंकि कुछ बच्चों के 12 तक पाड़ा याद नहीं है, तो इसलिए हम 2 से करते हैं पहले। 2 का 0 से गुना करेंगे 0 आएगी, 2 का गुना 0 से करेंगे 0 आएगी, और 2 का गुना 6 से करेंगे तो 2 छिकी 12, 12 को 2 हासिल पाई 1, 2 को गुणो 8 से करांगा, 2 8 16, 16 और 1 17 हासिल पाई 1, 2 1 कम 2 और 1 हासिल 3। उसके बाद में क्रॉस का निशान है, 1 का गुना 0 से करेंगे 0 आएगी, 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0 आएगी, 1 का गुना 6 से करेंगे तो 6 आएंगे, 1 का गुना 8 से करेंगे तो 8 आएंगे, 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब इनको सबको जोड़ दो, 0 की 0 0, ठीक है, और 2 और 0 2, और 6 और 7, 6 और 6 12 और 1 13 हासिल पाई 1, 8 और 3 11, 1 12। ठीक है, और ये हो गए 1 हासिल थी, 1 और 1 2, तो 2,23,200। ठीक है, इस तरह से ये हो गए आंसर, यानी कि 2,23,200 रुपये। ये हो गए आंसर 12वें सवाल के पहले के। अब 12वें का हमारे पास सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल 12वें का ही। निशा के पास 456 सेब है, तो बताइए निशा के पास कितने दर्जन सेब है। देखो आपको पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, 1 दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो हमें क्या निकालना है, दर्जन निकालना है। क्या निकालना है, दर्जन निकालना है। तो हम इसमें 12 का भाग दे देंगे तो हमें दर्जन निकल के आ जाएगी, क्योंकि कुल सेब है हमारे पास 456। तो 456 में हम किसका भाग लगाएंगे, 12 का, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 का भाग लगेगा। तो 12 का इसमें भाग लगाएंगे, किसमें, पहले 45 में लगाएंगे। तो 12 का पाड़ा बोलिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 12 चौक 48, 48 तो ज़्यादा हो गए, तो कितनी बार जाएगा, 12 तिया 36, 3 बार जाएगा। तो 3 तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 36, 12 तिया 36। तो अभी घटा देते हैं, 5 इधर से हाथ से ले ली, 15, 15 में 6 गए, 15 में 6 गए तो बचेंगे 9, और अब यहाँ पे कितने बचे, 0 बचे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगली संख्या 6, यहाँ पे उतार दिया 6। अब 12 का भाग 96 में लगाएंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, और 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितनी बार गया, 8 बार। तो यहाँ पर आ गया 12 अट्ठे 96, तो 96 में 96 गए, कुछ नहीं बचा, और यहाँ पे उत्तर आ गया 38। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 38 दर्जन। ये हमारा हो गया आंसर 38 दर्जन। इस तरह से हो गया, यानी 12वें सवाल के सेकंड के आंसर है 38 दर्जन आंसर। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 13 करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 13 का फर्स्ट, यानी 13वें का पहला सवाल है, बॉक्स खालिस्तान में सही अंक भरिए। हमें सही अंक भरना है। देखो इनको हमें देखना है कैलकुलेशन करके। देखो 6 और 8, 6 और 8 कितने होते हैं, 14, 14 को 4 हासिल पाई कितनी है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लेनी है जो जोड़ने पे 0 हो जाए। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 9 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 के आगे 0 हासिल पाई, फिर से 1 हासिल आई। अब हमें 7 में ऐसी संख्या जोड़नी है, 1 हासिल भी है, ताकि 7 आ जाए। तो इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो देखो 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 को 7 हासिल पाई 1। अब हमें देखो 7 और 1 8 हासिल होगी, 8 और 8 होते हैं 16, 16 को 6, ठीक है, और 1 यहाँ पे आ ही गया। तो यहाँ आगे 16 704, ये हो गया हमारे आंसर 13वें सवाल के, 13वें के पहले के। अब 13वें के सेकंड सवाल कॉल करते हैं। अब हमारे पास 13वें के सेकंड सवाल है, बूझो तो जाने। मैंने सोची एक संख्या, उसमें जोड़ा 10। मान लो मैंने एक संख्या सोची 10 है, मान लो 10 सोचा, और उसमें क्या जोड़ा है 10, तो प्लस में 10, 10 और 10 कितना हो गए, 20 हो गए। अब हमारे पास है, अब घटाया 10, इसमें से क्या घटा दिया, 20 में से घटा दिया हमने 10, तो 20 में 10, 20 में से माइनस 10, 10 गए तो कितने बचेंगे, 10 ही बचेंगे। तो सोची थी मैंने जो संख्या, बता सकते हो बस, तो वो कितनी संख्या होगी हमारी, 10 ही आ गई। ठीक है, जो हमने सोची थी वो क्या आ गई, वही संख्या आ गई 10 ही। ठीक है, इस तरह से ये सवाल करना है। अब हमारे पास है सवाल नंबर, अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 14।
दिए गए ग्रिड में 12-12 खानों को छायांकित करके बनाई जा सकने वाली सर्वसंभव आयताकार टाइलें बनाइए। देखो इसमें हमने 12 खाने लेने और आयताकार आकृति बनानी है। देखो इस तरह से हम 4 ले लेते हैं, इस तरह से 3 ले लेते हैं, तो 12 टाइल हो जाएगी, हमारे पास 12 खाने हो जाएंगे। तो देखो एक तो हम इस तरह से ले लेते हैं 4, 1 2 3 4, 4 खाने, 1 2 3, 3 इधर ले लेते हैं। अब देखो इसमें टोटल जो खाने 12 लिए हैं और ये बन गई आयताकार आकृति। और इसको हम क्या कर देंगे, इसमें रंग भर देंगे, इन्हीं छायांकित कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये होगी हमारी। देखो टाइल गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी कि 12-12 खाने लेने, 12-12 खाने ले लिए और आयताकार क्या बन गई, ये हमारी ये टाइल बन गई। और इनमें हमें छायांकित करना है। छायांकित का मतलब होता है इसमें थोड़ा सा इस तरह से इनको रंग भर करके ये हो गया हमारा। सभी में इस तरह से करना है, ये 12-12 खाने लेने और हमें आयताकार आकृति बनानी है। इस तरह से प्रश्न को हमें हल करना है। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 15 है और ये हमारा है मापन की समझ, अंक भार है हमारे पास 17। तो प्रश्न नंबर 15, दिए गए बाटों की सहायता से कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे। तो हमें ये बाट है, ये सारे क्या है, बाट है, इनकी सहायता से कितने किलोग्राम हमें चावल मिलेंगे। तो इनको सबको जोड़ लेते हैं। देखो ये 2 किलो का बाट है, ये 1 किलो का बाट है, 2 और कितने हो गए 3 किलो, और ये ग्राम में, तो ग्राम वाले यहाँ लिखेंगे, किलो वाले यहाँ लिखेंगे। तो 2 किलो और 3 किलो, 3 किलो हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 3 kg। ठीक है, 1 kg का मतलब किलोग्राम में होता है। ठीक है, 3 kg तो यहाँ हो गए। और इसके बाद है ग्राम, ग्राम है 500 और 100, 600 ग्राम हो गए, तो यहाँ लिखेंगे 600 ग्राम। ये ग्राम लिखा हुआ है, तो यहाँ जी मान लीजिए, जी का मतलब ग्राम ही होता है। ये 3 किलोग्राम और 600 ग्राम ये हमें चावल मिलेंगे। और इसका हो जाएगा, यहाँ पे बराबर करके भी लिख देते हैं, 3.600। ठीक है, 3.600 किलोग्राम kg। ठीक है, ये हो गया 15 सवाल का आंसर। अब हमारे पास 16वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 3 घंटे में मिनट बताने। आपको पता है, देखो 1 घंटे में हमारे पास कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और 3 घंटे में कितनी होगी, हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 36 18, 18 1 0 क्या 1 0, तो कितनी होगी 180 मिनट। तो यहाँ लिख देंगे 180 मिनट। अब हमारे पास 270 बराबर घंटे, यानी 270 मिनट में घंटे निकालने हैं। तो क्या करेंगे, 270 में हम 60 का भाग लगाएंगे, 270 बटा में 60। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमें इसको किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो बड़ी इकाई में बदल रहे हैं, तो इसको क्या करना होता है, भाग लगाना होता है। छोटी इकाई में गुणा होता है, बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग लगाना होता है। तो देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो 6 का भाग 27 में लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं 6 का भाग 27 में। तो अब 6 का भाग 27 में लगाते हैं, 6 का भाग 27 में लगाएंगे, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18 और 6 चौके 24, कितनी बार गए, 4 बार। और यहाँ पे कितना आ गए 24। 27 में से 24 घटाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 3। अब जो शेष बचा उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे आ गया हमारे पास 6। ठीक है, जो अब देखो आपस में कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपस में और कट गई। तो यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2, तो 4 सही, ये आ गया 4 सही 1/2 घंटे। तो यहाँ लिख देंगे 4 सही 1/2 घंटे। ठीक है, नहीं 270 मिनट में 4 से 1/2 घंटे होते हैं। अब 2.5 मिनट में सेकंड बतानी है, यानी 2 से 1/2, 2.5 मिनट में सेकंड कितनी होती है। तो इसमें क्या करना है, देख गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। और छोटी इकाई पूछ रहा है, तो छोटी इकाई में क्या करते हैं, अपन गुणा करते हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2.5, 2 सही 1/2 गुणा में 60, 60 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखो पहले इसको भिन्न को तोड़ते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बटा में 2 गुणा में 60, 2 का भाग 60 में लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 0 की 0, और 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, और ये 0 उठा के यहाँ लगा दी 150। यहाँ पाएगा 150 सेकंड, यानी 2.5 मिनट में 150 सेकंड होते हैं। ये हो गया हमारा 16वें सवाल के आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, मनीष की ऊंचाई 6 फीट है, उसकी
ऊंचाई इंच में कितनी होगी, हमें ऊंचाई को किस में बदलना है, इंच में बदलना है। और ये फिट 6 फिट में दे रखी है, तो 1 फिट में कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 6 फिट को कितने से गुणा करेंगे, 12 से। देखो 1 फिट में कितने इंच होते हैं, 12 होते हैं। तो 6 फिट को कितने से गुणा करेंगे, 12 से। 6 गुणा 12, तो 12 छिक्की 72, तो ये हो गए 72 इंच। 72 इंच, 72 इंच हो गए, ये हमारे हो गए आंसर। ठीक है, 17वें सवाल के 72 इंच ये हमारे आंसर हो गए। अब प्रश्न नंबर 18 है, दी गई रेलवे समय सारणी देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमारी रेलवे समय सारणी है, टाइम टेबल ऑफ रेलवे। देखो इसमें यहाँ पे गाड़ी की संख्या दी हुई है, गाड़ी का नाम है, कहाँ से कहाँ तक गाड़ी चलती है, और जयपुर किस टाइम आती है, और जयपुर से किस टाइम वो प्रस्थान करती है। ये आती किस टाइम है और जाती किस टाइम, वो सारा टाइम दे रखा है। और इसमें अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कुछ प्रश्न है हमारे पास। देखो पहला प्रश्न है इसमें, गाड़ी संख्या 12,915 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है। हमें सबसे पहले तो गाड़ी नंबर 12,915 देखनी है, कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है। तो कितनी देर यहाँ पे रुकेगी जयपुर स्टेशन पर। ठीक है, तो इसका हमें पता लगाना है। तो सारणी में देखेंगे 12,915, तो हमारी है 12,915। देखो कहाँ पे गाड़ी 12,915, 12,915 जेरी। और ये देखो ये गाड़ी जयपुर में कितनी देर रुकेगी, देखो आएगी, आगमन का है 13:35 पे आएगी और 13:45 पे जाएगी, यानी कि केवल 10 मिनट रुकेगी। यानी 13:35 का मतलब होता है 1:35 पर आएगी और 1:45 पर चली जाएगी। तो कितने मिनट ठहरा हुआ है इसका, यानी 10 मिनट रुकेगी केवल। तो यहाँ पर जाएगा 10 मिनट, तो इसमें भर देंगे हम। पहले का उत्तर हो जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट ये पहले का आंसर हो गया। अब हमें इसी तरह से दूसरा देखना है सवाल, मालानी एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी। तो मालानी एक्सप्रेस देखेंगे जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी। तो मालानी एक्सप्रेस देखते हैं कहाँ पे है, मालानी एक्सप्रेस ये रही। देखो मालानी एक्सप्रेस हमारी गाड़ी ये रही, ये मालानी एक्सप्रेस है। और ये कितने बजे, मालानी एक्सप्रेस कितने बजे जयपुर से प्रस्थान करेगी, 2:40 पे आएगी और 2:50 पे ये प्रस्थान करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2:50। ये उत्तर आ जाएगा दूसरे का। मालानी एक्सप्रेस जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी, 2:50 पे, 2:50 PM। ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पर। आश्रम एक्सप्रेस 12,915 कहाँ से कहाँ तक चलती है। हमें आश्रम एक्सप्रेस पहले गाड़ी ढूंढेंगे, 12,915 कहाँ से कहाँ तक चलती है। देखो पहले तो हम गाड़ी नंबर आश्रम एक्सप्रेस 12,915, ये है आश्रम एक्सप्रेस। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, साबरमती टू दिल्ली, यानी साबरमती से दिल्ली तक चलती है। तो ये लिख देंगे साबरमती टू दिल्ली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साबरमती, साबरमती। साबरमती से दिल्ली, साबरमती से दिल्ली, यानी आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12,915 साबरमती से दिल्ली तक चलती है। ये हमारा हो गया आंसर। अब हमें करना है प्रश्न नंबर चौथा, इसी 18 सवाल का चौथा सवाल है, पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है। हमें पूजा एक्सप्रेस देखनी है जयपुर कितने बजे पहुंचती है। तो ये हमारी सारणी रही। अब देखते हैं इसमें पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है, यानी कि जयपुर देखो पूजा एक्सप्रेस गाड़ी ये रही, और जयपुर कितने बजे पहुंच रही है, वो आगमन। ठीक है, आगमन पहुंचने का होता है कितने बजे, 16 का मतलब हो गया 4 बजे। ठीक है, आप 16 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, 16 का मतलब 4 बजे ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुँचती है, यहाँ लिख देते हैं 16 पॉइंट, ये 16 या फिर ब्रैकेट में कर देते हैं 4 बजे। ठीक है, PM यहाँ कर देते हैं PM, यानी कि पूजा एक्सप्रेस जयपुर कितने बजे पहुंचती है, यानी कि 4 PM, यानी 4 बजे पहुंचती है पूजा एक्सप्रेस जयपुर। तो ये इस तरह से हो गया हमारे इसके आंसर। अब अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न को समझ, अंक बारे 8 नंबर का है।
तो हमें देखो प्रश्न नंबर 19 करेंगे। निम्नलिखित पैटर्न के लिए अगली संख्या होगी। हमें अगली संख्या बतानी है इस पैटर्न के अंदर। तो सबसे पहले इस पैटर्न को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, इनका अंतर देखना होता है। यानी 61 में से 55 आ रहे हैं तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है। 61 में से 55 घटाएंगे, कितने का अंतर आ रहा है, 6 का। ठीक है, और ये देखो 55 में से 49 घटाओ तो भी कितना का आ रहा है, 6 का। और 49 में 43 घटाओ तो भी कितना आएंगे, 6 का। तो यहाँ भी कितने का अंतर आना चाहिए, 6 का। तो 43 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएंगे, 37। तो 37 कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे, यहाँ पाएगा 37। और 37 कहाँ पे, से पे। इस तरह से ये हो गया हमारा से आंसर। ठीक है, ये 37 पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भरना भी है आपको, से उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न है 20वां। निम्नलिखित आकृतियों के पैटर्न की अगली आकृति होगी। तो देखो आकृति देखनी है। देखो इसमें कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं। इसमें कितनी, 1 2 3 4 5 भुजाएं। इसमें कितनी, 1 2 3 4 भुजाएं। यानी एक एक भुजा कम हो रही है। इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो अगली भुजा कितनी आएगी, 3 भुजा वाला। 3 भुजा वाला कौन सा होता है, आकृति होती है त्रिभुज की। तो त्रिभुज कहाँ पे, यहाँ पे ब। तो इसमें हो जाएगा ब। तो यहाँ भर देंगे बी। ये हमारा हो गया बी आंसर। और 20वें का उत्तर हो जाएगा ब। त्रिभुज की आकृति आएगी इसमें। अब है हमारा प्रश्न नंबर 21। चौखाने पर बने आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें ये आरेख दे रखा है, इसमें देख करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखो पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखो पीला कहाँ पे, ये रहा। और पीला रंग कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पे आ रहा है 5। ठीक है, 5 संख्या है। यानी पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 5। ठीक है, 5 विद्यार्थी। और अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसी में प्रश्न नंबर 2, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग कौन सा है। देखो सबसे अधिक पसंद कौन सा है, ये वाला। सबसे ऊंचा इसी का महल बन रहा है। तो सबसे ऊंचा कौन सा है, लाल, रेड। यानी लाल रंग है वो सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे लाल। इसका उत्तर हो जाएगा लाल। इंग्लिश में लिखना चाहो तो रेड लिख सकते हो। ठीक है, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला रंग हो गया लाल, क्योंकि सबसे ऊंचा इसी का महल है। 8 लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब इसके बाद अगला सवाल है, अब अगला प्रश्न है, समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंगों के नाम बताइए। अब हमें बताना है समान संख्या में पसंद किए जाने वाले रंग। तो देखो ये हमारा चार्ट है, और इस चार्ट में देखो समान संख्या में कौन सा रंग पसंद किया जा रहा है। देखो समान संख्या एक तो ये रहा सफ़ेद, और इसके समान कौन सा आ रहा है, इसके समान एक तो ये आ रहा है, एक है नीला। यानी नीला और सफ़ेद है समान संख्या में पसंद किए जा रहे हैं। यानी 6 लोग पसंद कर रहे हैं इसको, 6 विद्यार्थी। इसको भी 6 विद्यार्थी और इसको भी 6 विद्यार्थी। ठीक है, तो सफ़ेद और नीला। तो यहाँ लिख देंगे हम, इसका उत्तर हो जाएगा सफ़ेद, सफ़ेद और साथ में है नीला। नीला का मतलब ब्लू। सफ़ेद और नीले को समान विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, 6 विद्यार्थी। इस तरह से ये हो गया आंसर। अब इसका लास्ट सवाल है 22वां। देखो सवाल नंबर 22 है हमारे पास, बहुत ही अच्छा सवाल है समझने के लिए। निम्नलिखित पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो हमारे पास एक कितनी बार लिखा है, एक बार। तो 1 गुना 1 कितना आए, 1 आए। ठीक है, अब 1 कितनी बार लिखा है, 1 2 बार लिखा है। तो 1 2। ठीक है, और उसके बाद घटते क्रम में फिर 1 आएगा। यानी 11 गुना 11 करोगे तब भी इतना ही आएगा। और हमारा 1 कितनी बार है, 2 बार। तो 1 2 और उसके बाद 2 से बाद कितना आते हैं, यानी कि 1। यानी घटते क्रम में लिखेंगे। इसी तरह देखो 1 को कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और उसके बाद 3 से घटते क्रम में शुरू करेंगे तो 2 1। इसी तरह से देखो यहाँ पे 3 बार लिखा था और यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 4 बार। तो 1 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार। 1 2 3 4। अब 4 बार लिखा है तो इस तरह से 1 2 3 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार लिख दिया। और 4 के बाद है घटते क्रम में 4 के बाद होते हैं 3, 3 के छोटे होते हैं 2 और 2 के छोटे होते हैं 1। ठीक है, इस तरह से करना है ये। अब इस तरह ये 4 बार लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5 बार लिख दिया। अब यहाँ पे भी कितनी बार लिखेंगे, 5 बार ही। 1 2 3 4 5। अब देखो 1 को कितनी बार लिखा था, 5 बार। तो हमें क्या करना है, 1 से 5 तक लिखना है और फिर घटते क्रम में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 और अब घटते क्रम में 5 से छोटे होते हैं 4 3 2 और 1। ठीक है, इसी तरह से अब इसको करना है।
तो ये कितनी बार लिख दिया हमने, 5 बार। अब लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 बार, 1 2 3 4 5 6। देखो 1 2 3 4 5 6। इसी तरह देखो क्या गया, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 बार, 6 से फिर घटते क्रम में 5 4 3 2 1। इस तरह से ही हमारा सवाल हो गया। और आपको इसको समझ में नहीं आए तो इसको बार बार देखना, और ये आपके परीक्षा के लिए उपयोगी वीडियो है। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड की परीक्षा में आएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और अपनी कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में भी करना है। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।